समन संघ का और वी द पीपल का क्या आज क्या है, क्योंकि ये तो बीमारी है। और बीमारी कोई भी बीमारी है, जब तक उसका सही इलाज नहीं हो जाता वो बीमारी दुरुस्त नहीं हो जाती। तो ऐसी कौन सी दवा है कि जो कि इस देश की नहीं बल्कि इस दुनिया की बीमारी का इलाज कर सके, बीमारी खत्म कर सके। तो इसके लिए मैं कल से दो किताबें पढ़ रहा हूँ, जो कि इतनी इंपॉर्टेंट किताबें हैं, जो बाबा साहब से रिलेट करती है और एक बुद्ध से रिलेट करती है। एक किताब है, अभी अभी 2-4 साल पहले एक बहुत बड़े फिलोसोफर है लंदन के, स्कॉट स्ट्राउड। उन्होंने एक किताब लिखी है द इवोल्यूशन ऑफ प्रैग्मेटिज्म इन इंडिया। इसका मतलब भारत में जो व्यवहारवाद है, जो सही चीज क्या है, उसकी उसका इतिहास क्या है, और वो इवॉल्व कैसे हुए, उत्क्रांति कैसी हो चुकी है, और उसके लिए क्या करना चाहिए। तो ये बहुत ही बढ़िया किताब है, वो बेस्ट सेलर है वर्ल्ड में। दूसरी एक किताब है जो है द इसेंस ऑफ बुद्धा, द पार्ट टू एनलाइटनमेंट। मतलब बुद्ध ने जो बात कही उसका सार क्या है, जो कि इंसान को एनलाइटन करा सकता है, प्रबुद्ध कर सकता है। और ये र्यूहो ओकावा नाम का एक जापानीज लेखक है। उन्होंने 1988 में एक किताब लिखी। और इस लेखक की एक आपको सरप्राइज करने वाली बात बता दूं कि ये रूहो ओवाका नाम के जापानीज लेखक की अभी तक 10 करोड़ किताबों की कॉपियां बिक चुकी है। इतनी फेमस ये किताब है, मेरे हाथ में पड़ गई। और दोनों किताबें पढ़ने के बाद मुझे लगा कि इसका आंसर तो समन संघ के लिए बहुत जरूरी है। ये पहले इसेंस ऑफ बुद्धा की जो किताब रिहो ओकावा ने जो लिखा है, वो लिखता है कि आज की दुनिया को, अगर किसी भी इंसान को दुनिया की अगर जिंदगी में सही आंसर खोजना है, सही जवाब खोजना है जीवन जीने का, तो क्या करना पड़ेगा। तो कहते हैं कि बुद्ध ने जो बात बताई है, वो रिहु ओका कहता है कि एकमात्र कारण है। वो क्या कारण है, तो कहते हैं कि बैटल अगेंस्ट इविल इन द माइंड। इंसान का सारा कुछ संघर्ष, इस दुनिया के हर इंसान का अगर क्या है, तो अपने मन में जो इविल है, गलत है, बुरी शैतानी आइडियाज है, उसके खिलाफ आपके मन का झगड़ा या स्ट्रगल है। इंसान को अगर सही मायने में अच्छा इंसान बनना है, दुनिया के किसी भी इंसान को और किसी भी देश को अच्छा इंसान बनना है, तो उसको सबसे पहला काम करना होगा, अपने मन में जो शैतान बसा हुआ है, उस शैतान के साथ उसको संघर्ष करना है, अपनी लड़ाई लड़नी है। तो लड़ाई लड़ते लड़ते क्या करना चाहिए, तो कहते हैं कि जो 8 फोल्ड वाला पाथ जो है, इसको आर्य अठंडगी को मग्गो कहा है बुद्ध ने, आर्य अष्टांगिक मार्ग, 8 अंगों वाला जो मार्ग है वो उसको अपनाना चाहिए। उससे क्या होगा, तो कहते हैं कि द आइडिया ऑफ वाइड, हमारे बीच में मन में जो एक भ्रम की कल्पना रहती है, वो भ्रम की कल्पना इस मार्ग को अपनाने से नष्ट हो जाती है। दूसरी बात ये हो जाती है कि द लॉ ऑफ कॉजलिटी, मतलब हमारी कर्म की थ्योरी जो है, हम कर्म जो करते हैं और कर्म करने के बाद हम निराश हो जाते हैं। हम करते हैं, कहते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नेकी से काम कर रहे हैं, पर रिजल्ट नहीं आ रहा। तो हम लोग समझ नहीं पा रहे कि कहाँ से हमें शुरुआत करनी है, और जैसे बीमारी का इलाज कैसे करना है। हम उसी डॉक्टर को एक्सपर्ट डॉक्टर कहते हैं कि जो कि पहले तो बीमारी का निदान करे, उसके बाद वो ठीक तरीके की मेडिसिन दे दे हमको, और उस मेडिसिन को डॉक्टर ने जैसा बताया उस तरीके से हम लोग उसका इस्तेमाल करें, दवाई को ले लें। हमारे बीच में डॉक्टर जलवान सर है, वो काफी अच्छे साइकेट्रिस्ट भी है। वो अपने पेशेंट लोगों को एक ठीक तरीके से इलाज बताते हैं, और ये भी कहते हैं कि मैं जैसे बताता हूँ मैं मरीज को, वो मरीज अगर मैं जैसे कहता हूँ वैसे उसी तरीके से अगर दवाई ले ले या इलाज कर ले, उसकी आदत डाल दे, तो आदमी निश्चित उस बीमारी से निकल कर बाहर आ जाएगा। तो दुनिया की हालात भी इसी तरीके से रुआ ने कहा है। वो कहता है कि द मेथोडोलॉजी ऑफ अटेनिंग द एनलाइटनमेंट, इसका मतलब है हम दुख के मार्ग से किस तरीके से आगे निकल कर आ सकते हैं। इसका मार्ग अगर आपको देखना है, तो आपको बुद्ध ने जो मार्ग अपनाया वो मार्ग आपको अपनाना पड़ेगा, क्योंकि ये मार्ग जो है व्यवहारवादी मार्ग है, प्रैग्मेटिज्म का मार्ग है। तो ये एक किताब हो गई, ये बहुत बढ़िया किताब है। दूसरी किताब जो इवोल्यूशन ऑफ प्रैग्मेटिज्म इन इंडिया, भारत में जो जरूरी चीज है या व्यवहारवाद है, इसकी उत्क्रांति किस तरीके से हो गई, और उसमें बाबा साहब आम्बेडकर का क्या रोल है, इसके बारे में बहुत गहराई से लिखी हुई किताब है। और ये किताब रिलेट करती है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 1916 से लेकर
तो 1913 से लेकर तो 1916 तक कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। उनके फिलोसॉफी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स और वैसी तीन मुख्य सब्जेक्ट थे। उसमें से ये फिलोसॉफी के ऊपर का जो टॉपिक था, इसमें उनके प्रोफेसर थे जॉन ड्यूई। जॉन ड्यूई उनके बहुत ही अच्छे प्रोफेसर थे, और जॉन ड्यूई का सबसे प्यारा स्टूडेंट अगर था तो बाबा साहब अम्बेडकर था, अम्बेडकर थे। तो उसमें इन्होंने लिखा है, स्कॉट स्ट्राउड ने, कि ये बाबा साहब अम्बेडकर ने जॉन ड्यूई से जो थ्योरी निकाली है प्रैग्मेटिज्म की, क्योंकि जॉन ड्यूई को आधुनिक विश्व का व्यवहारवादी फिलोसोफर कहा जाता है। वो पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी थे, वो फिलोसोफर भी थे, और वो व्यवहारवादी विचारवंत थे। बाबा साहब की 3 साल तक उनके उनके साथ पढ़ाई करते वक्त बाबा साहब की सोच में इतना इजाफा कर लिया। तो एक बात हो गई, जब 1952 में 5 जून को बाबा साहब को एलएलडी, डॉक्टरेट की जो डिग्री कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने ऑफर की थी, क्योंकि बाबा साहब ने दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान लिखा था। तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी को ऐसे लगा कि हमारा स्टूडेंट, जो कि मोस्ट जीनियस कोलंबियन है, दुनिया का सबसे बेहतरीन और होशियार और मेधावी स्टूडेंट है, उसको तो हमने एलएलडी यानी पीएचडी की डिग्री देनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तो उन्होंने उनको बुलाया, और हुआ ऐसे कि बाबा साहब अम्बेडकर जब प्लेन में सोच रहे थे, 2 जून की रात को प्लेन में यहाँ से निकल गए, और 3 जून की सुबह ही वो वहां पर पहुंच गए। और आपको पता है कि इंडिया का एक दिन आगे होता है, 12 से 14 घंटे अमेरिका से। तो जैसे बाबा साहब ने सफर शुरू कर दिया, उन्होंने मन में बहुत सपने सोचे थे कि मेरे जो प्रोफेसर है, क्योंकि 1916 16 17 के बाद बाबा साहब अमेरिका से आए थे, और बीच में सिर्फ 1930s में एक बार गए थे। बाद में उनको बहुत अच्छी आसक्ति लगी थी कि मैं कब मेरे प्रोफेसर लोगों को, टीचर्स लोगों को जाकर मिलूं। उसमें से प्रोफेसर जॉन ड्यूई तो सबसे बेहतरीन थे, जेम्स शॉटवेल थे, एडविन सेलिंगमैन थे, और जेम्स हार्वे रॉबिन्सन। ये 4 प्रोफेसर के साथ बाबा साहब की सारी फिलोसॉफी वहां पर तैयार हो चुकी थी। उन्होंने फिर अपनी पत्नी को 4-5 जून के बाद खत लिखा। उसमें हुआ ऐसा कि 1 जून की रात को जॉन ड्यूई का देहांत हो गया, 1952 को। और बाबा साहब 3 जून की मॉर्निंग में, रात को 3 बजे, 2 जून की तारीख को वहां पर पहुंचे। बाबा साहब को बहुत बुरा लगा कि मेरे दुनिया के सबसे बेहतरीन टीचर जो था, उनको मैं देख नहीं पाया, और मुझे उनके साथ बहुत सारी चर्चा करनी थी, क्योंकि बाबा साहब ने जो भारत का संविधान लिखा था, और बाबा साहब ने जो बुद्धिज्म की आइडिया जो इमर्ज हुई थी उनके मन में, वो ज्यादातर उन्होंने 1907 में तो वो अपने गुरुजी जो थे किर्लोस्कर गुरुजी, उन्होंने बाबा साहब को किताब दी थी, बुद्ध का चरित्र। उससे तो उनके बाल मन पर काफी प्रैग्मेटिज्म का या व्यवहारवाद का सिद्धांत काफी हावी हो गया था। लेकिन जब 1913 से 16 तक जॉन ड्यूई के साथ खासकर उनकी बहुत सारी चर्चाएं होती थी, और जॉन ड्यूई जिस किसी यूनिवर्सिटी में भी प्रोफेसर करके लेक्चर देने जाते थे, तो अपने स्टूडेंट को लेके जाते थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो उनकी बहुत सारी चर्चा हुई थी। बाबा साहब ने उस खत में अपनी पत्नी को लिखा कि मेरा जो फिलोसॉफिकल स्टैंड है वो जॉन ड्यूई के स्टैंड से तैयार हो चुका है, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने जो फिलोसॉफी अपनी जीवन की बनाई है वो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी की बनाई है, जिससे कि सोशल जस्टिस पॉसिबल है। लेकिन ये आई कहां से? तो कहते हैं कि बुद्ध मेरे पहले गुरु है, लेकिन मेरे फिलोसॉफिकल जो गुरु है, जो कि जिन्होंने मुझे टीच किया, जिन्होंने मुझे प्रैग्मेटिज्म और व्यवहारवाद पढ़ाया, वो मेरे गुरु जॉन ड्यूई थे। और उनको मैं मिल नहीं सका, क्योंकि मेरे जाने से एक दिन पहले उनका देहांत हो चुका था। बाबा साहब ने और जो जितने प्रोफेसर थे उनके साथ काफी चर्चा की, और तब उन प्रोफेसर्स ने बाबा साहब को एयरपोर्ट पे जाके रिसीव किया था रात को 3 बजे। इसका मतलब है कि कोई स्टूडेंट को, अपने इतने पुराने बूढ़े प्रोफेसर हो चुके थे, 1913 से 16 तक के जो प्रोफेसर थे 1930s में रिटायर कर गए, और 1900 बाबा साहब 1952 में जब जाते हैं, तो प्रोफेसर्स उनको एयरपोर्ट पे रिसीव करने के लिए आ जाते हैं। इसका मतलब है कि प्रोफेसर्स और स्टूडेंट के बीच का रिश्ता क्या होगा, और वो कितना मानते हो गए अपने स्टूडेंट को। क्योंकि उनके उस स्टूडेंट ने, चारों प्रोफेसर के स्टूडेंट ने उनका नाम सारी दुनिया में रोशन कर दिया था, क्योंकि उन्होंने दुनिया का सबसे बेहतरीन और बेस्ट संविधान लिखा था। तो बाबा साहब ने अपनी पत्नी को लिखा कि मैं बहुत चिंतित हो गया हूँ, क्योंकि मैंने मेरे सबसे प्यारे फिलोसोफर को मैं मिल नहीं सका, एक दिन आने से पहले उनका सब कुछ क्रीमेशन वगैरह हो चुका था।
ये बात इसीलिए प्रैग्मेटिज्म की जरूरी है कि बाबा साहब ने बाद में लिखा है कि जॉन डुई के विचारों से मैं बहुत प्रभावित हुआ, और दुनिया के सारे जो नए दुनिया के प्रॉब्लम अगर सॉल्व करने हैं तो व्यवहारवाद का सिद्धांत हमको अपनाना होगा। तो ये सिद्धांत कहाँ से आता है? बाबा साहब ने बुद्ध को कभी भी ऐसा जो रिचुअल धर्म संस्थापक के रूप में नहीं देखा। उन्होंने हमेशा बुद्ध को सोशल साइंटिस्ट, फिलोसोफर और दुख के ऊपर खोज करने वाला एक साइंटिस्ट के रूप में बाबा साहब ने तथागत बुद्ध को देखा है। और उन्होंने ये कहा कि जो बुद्ध की जो खोज थी, ये दुनिया की सबसे बेहतरीन खोज थी, और इसी खोज को मैं अपने जीवन में समझ पाया हूँ। उस खोज करते करते एकेडमिक्स में जब मैं गया, तो बुद्ध की जो फिलोसॉफी थी प्रैग्मेटिज्म की, वही फिलोसॉफी जॉन डुई प्रपोज कर रहे थे, प्रीच कर रहे थे, और सारी दुनिया ने अप्लाई करना चाहिए, ये बात जॉन डुई के विचारों में आ रही थी। ये फिलोसॉफिकल टर्म था, पॉलिटिकल टर्म भी था। तो ऐसे में ये नहीं होने से हमारा क्या नुकसान हो गया? आज हम देखते हैं कि कोई पॉलिटिकल नेता, जब पता चल जाता है कि मेरा एक गवार जो है, मेरा एक जो गुप्त है, गुप्त चीज है, वो लोगों के पास नजर में आ गई है, इलेक्ट्रल बॉन्ड का, किससे हमने कितने पैसे लिए, उनके नाम और ये सारा कुछ आज शायद आए होंगे सुप्रीम कोर्ट के पास, तो पता चल जाएगा कि हमने क्या क्या चोरी कर दी। तो दूसरा स्टैंड ले लेता है, जल्दी तुरंत सीए का आंदोलन शुरू कर देता है। ये किस लिए? क्योंकि किसी भी हालात में हमको पॉलिटिकली जीत पानी है। और ये एक बार धर्म और धर्म के बीच का झगड़ा शुरू हो जाएगा, तो सारा जो पॉलिटिकल स्टैंड है वो टर्न आउट हो जाएगा। और भारत के लोग इमोशनल ज्यादा है, वो इमोशंस में ज्यादा बहे जाते हैं। जब पता चल जाता है कि दो धर्मों के बीच की लड़ाई है, तो अपने धर्म के वो खिसक खिसक आते हैं। वो भूल जाते हैं कि मेरे जीवन जीने के क्या क्या प्रॉब्लम है, मेरी समस्या क्या है। मैं बेरोजगार हूँ, मेरे बच्चे अभी 4 करोड़ से 24 करोड़ तक बेरोजगारी की संख्या चली गई है। हमारी इकोनॉमी वर्स्ट लेवल तक जा रही है। हमारा जो रुपए का लेवल है वो नीचे की तरफ जा रहा है। और हमारी इंटरनेशनल रिलेशन जैसे कि नेबरिंग कंट्रीज है, उनके साथ इतने खराब हो चुके हैं। पर उसकी हमें कोई परवाह नहीं, क्योंकि मुझे जीतना है और मेरे दो चार दोस्तों को दुनिया के सबसे अमीर दोस्त बनाने हैं। इसके बदले में 140 करोड़ वाला है देश, भाड़ में जाए, खड्डे में जाए, हमें कुछ नहीं है। पर प्रॉब्लम उनका नहीं है, प्रॉब्लम हमारा है। जो लोग ये चाहते हैं कि इस देश को हम सुखी देश बनाएंगे, एक राष्ट्र बनाएंगे, एक ऐसा नेशन बनाएंगे कि वो दुनिया को मार्ग दिखाने वाला नेशन बनाएंगे, क्योंकि हमारे गुरुओं की परंपरा यही है, हमारे समनों की परंपरा है कि उन्होंने अपने खुद के बारे में कभी नहीं सोचा, ना ही उन्होंने धर्म की अंधश्रद्धा के बारे में, कर्म कांड के बारे में और लोगों की लूट पूट करने के बारे में कभी उन्होंने नहीं सोचा। ये दुनिया बेहतरीन से बेहतरीन कैसी बने, यही विचारधारा समनों की विचारधारा है। बुद्ध से पहले से भी विचारधारा थी, लेकिन बुद्ध ने इस विचारधारा को इतनी फाइन ट्यून कर दिया था, इतना अच्छा से करा दिया, जो भी कोई इंसान अपने विदाउट बायस ऑफ द माइंड, मन को कोई बायस ना रखते हुए कोई भी बुद्धिज्म की और बुद्ध की फिलोसॉफी को पढ़ता है, तो वो सोचेगा कि तथागत बुद्ध नाम का ये फिलोसोफर, ये आदमी कहीं इस जन्म में तो नहीं है। इतनी फिलोसॉफिकल आइडेंटिटी उनकी है, प्रैग्मेटिक्स आइडियाज है, व्यवहारवादी है। ये व्यवहारवादी आइडिया जो दुनिया को अप्लाई करने के लिए बाबा साहब ने सारी जिंदगी खोज की, अपनी जिंदगी के बारे में नहीं सोचा। वो बीमार चलते थे, उनको 3-4 प्रकार की बीमारियां थी, और ऐसे में भी वो 18 घंटे तक पढ़ाई करते थे, इवन वो 65 ईयर्स के होते हुए भी। ये इतना क्यों करते थे? क्योंकि उन्होंने देखा कि जो मेरे गुरुओं से, जॉन डुई से, विलियम हार्वे रॉबिन्सन से, जेम्स शॉर्टवेल से, सेलिंगमैन से, इन लोगों से मैंने जो सीखा हूं और मेरे बुद्ध गुरु से सीखा हूं, यही व्यवहारवादी विचार अगर दुनिया को दे देते हैं, तो ये दुनिया ठीक ढंग से चल सकती है। क्योंकि इस दुनिया को सबसे जरूरत अगर चीज क्या है, तो इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी की है। इसके चलते ही ये इस दुनिया के हर इंसान को, गरीब से गरीब इंसान को न्याय मिल सकता है। ये थ्योरी बाबा साहब ने द इवोल्यूशन ऑफ प्रैग्मेटिज्म इन इंडिया इस किताब में दी हुई है। इसके बारे में मैं ज्यादा तो नहीं बताऊंगा, लेकिन 4-5 लेखक जो है दुनिया के बहुत ही फेमस जो लेखक है, फिलोसोफर है, उन्होंने इस किताब के बारे में कहा। इसके बदले से हमको पता चल जाएगा कि बाबा साहब अम्बेडकर इस दुनिया के बारे में कैसे सोचते थे। क्योंकि हम आज देखते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा रिसर्च अगर किसी इंसान के ऊपर हो रहा है, तो बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर हो रहा है। तो इसमें एक इंटेलेक्चुअल है, रामचंद्र गुहा, उन्होंने
हिस्टोरियन किताब की एक किताब के ऑथर है। वो लिखते हैं कि ये जो किताब है प्रैग्मेटिज्म इन इंडिया बाय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, द इंटेलेक्चुअल बायोग्राफी ऑफ अम्बेडकर फोकसेस ऑन द रिलेशनशिप विथ द डेट टू द कोलंबिया टीचर। जो कोलंबिया के टीचर से इन्होंने जो कर्ज पाया दिमाग का, उस दिमाग को, उस आइडिया को बाबा साहब अम्बेडकर ने इंडिया के लिए किस तरीके से अप्लाई किया, और इससे इस देश के हर इंसान की जीवन में कैसी बढ़ोतरी हो और सुखी जीवन हो कैसा जिए, यहाँ पर डेमोक्रेसी किस तरीके से इस्टेब्लिश हो, इसके बारे में ये किताब कंसेप्चुअल लेवल पर और फैसिनेटिंग आकर्षक तरीके से इसमें इस किताब में बताया गया है। दूसरे एक लेखक है मार्था न्यूज़बैम्कर, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में अमेरिका में पढ़ाती है, बहुत बड़ी फिलोसोफर है बाबा साहब के विचारों की। वो लिखते हैं कि अंबेडकर वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीगल एंड पॉलिटिकल थिंकर ऑफ द 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी के सबसे ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट लोगों में से, विद्वानों में से बाबा साहब अम्बेडकर एक थे, क्योंकि उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में तो किया ही किया, बल्कि भारत और सारी दुनिया के बारे में और जॉन ड्यूई के विचारों को उन्होंने एक आधार दिया, और वो सुधारणावादी वाद विवाद उन्होंने दुनिया के सामने ले आया, जो कि दुनिया को दुरुस्त करने का वाद है, ऐसा वो कहती है। तीसरे एक अनुपमा राव कोलंबिया यूनिवर्सिटी में थे, हम गए थे, उनसे मिले भी, उनके साथ काफी संवाद भी हो चुका था हमारा। वो कहती है कि इन द मेटिकुलस रिसर्च बुक स्टाउट्स द राइटर स्टाउट हैज पोजीशन ऑफ अंबेडकर्स एंगेजमेंट विद ड्यूइज थॉट। और वो कहती है कि इवोल्यूशन ऑफ प्रैग्मेटिज्म इन इंडिया ये मेजर कंट्रीब्यूशन है बाबा साहब के स्टडी का, और ये अगर इंडिया ने और दुनिया ने अगर उसको अपना लिया तो ये दुनिया और भारत एक अलग देश करके आगे आ सकता है। और लेखक है लैरी हिकमैन, वो सेंटर फॉर ड्यूइश स्टडीज, ये यूएस में है। उन्होंने भी लिखा है कि अम्बेडकर एडॉप्शन ऑफ रिविफाइड बुद्धिज्म एंड ड्यूइश प्रैग्मेटिज्म, ये जो दो बातें हैं जो बुद्ध ने बताई हुई व्यवहारवादी बातें जीवन में जीने के लिए और दुनिया को सुखी कराने के लिए, वही बात जॉन ड्यूई ने आधुनिक फॉर्म में बताई है। उस बातों को बाबा साहब ने यहाँ पर इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। और एक सुखदेव थोरात यूजीसी के चेयरमैन थे पिछले वाले, उन्होंने भी लिखा है कि ये ड्यूई का इन्फ्लुएंस जो बाबा साहब के ऊपर था, उससे बहुत ही बड़ी एम्पावरमेंट इस दुनिया में आ सकती है। उन्होंने खासकर दलित और अम्बेडकराइट लोगों के बारे में लिखा है कि ये अगर आप लोग इसको समझ जाते हो तो बाबा साहब अम्बेडकर को आप एक दुनिया के लेवल पर एक बड़ा फिलोसोफर करके आप जानोगे। तो बाबा साहब ने इसके बारे में क्या कहा, आज का संदर्भ क्या है हमारे पास। तो जैसे कि हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति, कोई विचार या कोई संगठन या कोई पार्टी देश से ऊपर उठने की कोशिश करता है, देश से बड़ा बताने की कोशिश करता है, तो जब भी उसको ये पता चलता है कि मेरा झूठ लोगों को पता चल गया, तो वो अपना झूठ छुपाने के लिए दूसरा झूठ लाता है। आज ऐसा ही व्यवहार चल रहा है। हो सकता है अभी आने वाले 1.5-2 महीने में आपके दिमाग को बरगलाने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए ऐसी ही आइडिया लाई जाएगी। पर ऐसे में समनों का रोल क्या होना चाहिए, तो समनों ने सबसे बड़ी बात अगर क्या करनी चाहिए, तो हमको इकट्ठा होना चाहिए आइडियोलॉजी के तौर पर। और हमने ये सोचना चाहिए कि अभी हम लोगों को किसी को वोट करना पड़ेगा, क्योंकि वोट हमारा बेसिक फ्रेंचाइज है, हमारा बेसिक मूलभूत अधिकार है, जिसके बल पे हम लोग इस देश को 5 साल चलाने वाली मशीनरी हम स्टैंड कर सकते हैं। और ये सारा कुछ जिम्मा हमारे एक वोट के ऊपर निर्भर करता है। और जब हमको इमोशनल किया जाता है तो हम भूल जाते हैं कि हमको किस तरीके से लॉजिक लगा के वोट कराने है। तो इसीलिए ये प्रैग्मेटिज्म की जो इवोल्यूशन की थ्योरी है हमारे लिए बहुत जरूरी है। अभी महाराष्ट्र में पिछले 3-4 महीने से एक आंदोलन चला, आपको पता होगा, मराठों ने आंदोलन चलाया है कि उनको रिजर्वेशन चाहिए, ओबीसी के कोटे में ही रिजर्वेशन चाहिए, ऐसा उनका कहना था। अब ओबीसी की संख्या तो 52% है 1931 के पॉपुलेशन से, हो सकता है आज ज्यादा है, ऐसा कहते हैं। बिहार के पॉपुलेशन के जो हवाला है उसमें 63+ पॉपुलेशन है, ऐसा माना गया। कम ज्यादा अगर पकड़े तो कम से कम 50 से 55 तक की ओबीसी की पॉपुलेशन तो है ही। फिर उस हिसाब से बाबा साहब ने जो इक्वेलिटी का प्रिंसिपल जो दिया था कॉन्स्टिट्यूशन में, जो फंडामेंटल राइट में और डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में चैप्टर 3 और 4 में दिया है, वो तो हमने जाना नहीं। उनकी ओबीसी को तो छोड़ दो, जो लोग अपने आप को अम्बेडकराइट करते उन्होंने भी इसको जाना नहीं ठीक तरीके से। इसीलिए बाबा साहब क्या कहते हैं ये आइडिया ही हमको पता नहीं है, इसीलिए एवोल्यूशन जो प्रैग्मेटिज्म का हम जान ही नहीं पा रहे।
तो ये मराठों लोगों ने आंदोलन चलाया रिजर्वेशन के लिए। रिजर्वेशन कब मांग रहे हैं? वो सारा कुछ रिजर्वेशन खत्म होने के बाद। जैसे कि किसी के घर में चोरी हो जाती है, सारा सामान चला जाता है और तीन चार भाई चले जाते हैं पुलिस स्टेशन में कि घर का ये हिस्सा मेरा था, ये गहना मेरा था, वगैरह वगैरह। ये ऐसी बात हो गई। तो इन्होंने ये प्रैग्मेटिज्म की और अम्बेडकरिज्म की आइडिया अगर पहले से पता चली होती उनको, तो शायद उनका जीवन बच जाता। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया की जो आइडिया है, कभी कभी पॉलिटिकल लोगों से, फिलोसोफर लोगों से भी हटके होती है। उन्होंने एक आइडिया निकाली, वो एक बेहतरीन आइडिया है। जैसे कि हम अभी दो प्रकार के आंदोलन चला रहे। एक तो इस देश को जो ऐसी फिलोसॉफी को हटाना है जो कि इंसान को इंसान मानती नहीं है, जिसका बेस रिलीजन है, और ऐसा रिलीजन जो इनइक्वालिटी मानता हो। तो इसको हमको कैसे हटाना है, एक। और दूसरी बात हमारी चल रही है कि ये जो चुन कर आने की जो प्रोसेस है, गलत है। जो मशीन है हमारे पास दी हुई, उस मशीन का कोई भरोसा नहीं है। आप कितने भी संख्या में विरोध करो, लेकिन मशीन अगर है तो अपने हिसाब का ही रिजल्ट देगी। तो ये दो समस्याओं से हम लोग, सारे भारत के लोग जूझ रहे हैं, जहां वहां देखो आंदोलन चल रहे हैं। तो इसमें उन लोगों ने सोचते सोचते ऐसी आइडिया निकाली। वो मराठा आंदोलनकारियों ने कुछ मोर्चा निकालने वाले लोगों के मन में विचार आया कि इस आंदोलन को हटाया कैसे जाए। ईवीएम के जो ये जो अविश्वास पूर्ण चयन करने की प्रक्रिया है, तो उन्होंने कहा कि हम लोग एक आइडिया अडॉप्ट करेंगे। जैसे कि हर कॉन्स्टिट्यूशन में महाराष्ट्र में लगभग 950 से 1000 गांव होते हैं एक लोकसभा चुनाव क्षेत्र में। तो उन्होंने ये तय कर लिया कि एक गांव से हम लोग कम से कम दो लोग अपना फॉर्म पर्चा भरेंगे इलेक्शन का। तो इसका मतलब है कि 1000 गांव अगर पकड़े और 500 गांव के लोगों ने भी 1000 फॉर्म भरा दिए, तो इसमें अड़चन आ सकती है इलेक्टोरल प्रोसेस में। क्योंकि बाबा साहब ने इलेक्टोरल प्रोसेस के बारे में भी एक रिफॉर्म्स करने की बात कही थी, लेकिन बाबा साहब की बात किसी ने सुनी नहीं। वो हम एफपीटीपी का आज जो है फर्स्ट पास पोस्ट पोस्ट वाला जो इलेक्शन करने का, वो गलत है कि जो जिसको सबसे ज्यादा वोट पड़ते हैं, चाहे उसको 50% से कम वोट वो चुन कर आता है, असल में वो सही रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता। उससे बाबा साहब ने ये सजेस्ट किया था कि एक मतदान क्षेत्र से 3 लोग चुन के आने चाहिए। उनका हेतु दो प्रकार का था। एक हेतु ये था कि पहले नंबर का तो चुन कर आएगा ही, लेकिन अगर उसको 50% से ज्यादा अगर वोट पड़ते हैं, समझो उसको 40% वोट पड़े, तो 60% लोगों ने उसको चुना नहीं है। इसका मतलब वो जनता का सही प्रतिनिधित्व नहीं करता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? नंबर एक को 40% पड़े हो, नंबर दो को 20% वोट पड़े हो, नंबर तीन को 10% वोट, सब कुल मिलाकर 70% वोट 3 लोग चुनकर आएंगे। और 3 कॉन्स्टिट्यूशन का एक कॉन्स्टिट्यूशन बना दो लगे तो। या फिर अभी पॉपुलेशन ऐसी है कि भारत में ही केवल 18-18-22, यूपी में तो एक ऐसा मतदान क्षेत्र है जिसमें 22 लाख वोटर्स है। 22 लाख लोगों को न्याय देने के लिए एक ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाता है। अगर वो एक दिन में एक आदमी को मिलेगा, तो उसको 5 साल तक हर आदमी को मिल भी नहीं सकेगा। ऐसी हालात है। तो ऐसे में पॉलिटिकल रिफॉर्म्स करने के लिए हमारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की संख्या बढ़ानी है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में दिया था, लेकिन वो बढ़ाई नहीं जाती। एक दूसरी बात उन्होंने इलेक्ट्रोल रिफॉर्म्स में कही थी कि 3 उम्मीदवार एक मतदान क्षेत्र से चुन कर आने का फायदा क्या होगा। तो एक तो बहुसंख्या है, क्योंकि हम देखते हैं कि धर्म की राजनीति चलेगी। बाबा साहब को पता था कि कुछ भी हो जाए तो ये लोग हमको चुनकर आने नहीं देंगे। तो ऐसे में पहले नंबर का निकल आएगा जो कि बहुमत से वो ज्यादा वोट होगा। दूसरा वाला हो सकता है कोई अल्पसंख्यक समाज का होगा। तीसरा वाला तो भी कम से कम अनुसूचित जाति जनजाति से चुनकर आएगा। इसका मतलब 3 जो है, तो संख्या में 70% हो गए, तो जनता के सही रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में या असेंबली हाउस में जाएंगे। तो ये बात हमारे समझ में नहीं आई। तो ये इसका चलते हुए अभी का जो अभी की जो सोच आई इन लोगों में, वो ये सोच आ गई मोर्चा करने वाले लोगों में। तो उन्होंने ये सोचा कि हम लोग ये ईवीएम का मामला किया, उन्होंने बहुत स्टडी किया। ईवीएम का एक 16 वोटर्स का एक पैड होता है, ऐसे 4 पैड होते हैं। 64 लोगों का एक पैड पैड के साथ वोट कर सकते हैं हम लोग। और ईवीएम का ज्यादा से ज्यादा कैपेसिटी 284 लोगों की होती है। 284 लोगों से ज्यादा अगर उम्मीदवार एक मतदान क्षेत्र में, चुनाव क्षेत्र में अगर खड़े रहते हैं, तो उससे ज्यादा ईवीएम एक्टिवेट ही नहीं हो सकता, काम ही नहीं कर सकता। ऐसी हमारी इलेक्ट्रल अभी की सिस्टम है। तो इन लोगों ने, गरीब लोगों ने, मोर्चा आंदोलन चलाने वाले लोगों ने इसके ऊपर किस तरीके से लोगों को, कोर्ट को और ये सरकार को
नीचे दबाने के लिए क्या ये आइडिया निकाली, तो उन्होंने सोचा कि 1,000 लोग वोट एक कॉन्स्टिट्यूशन में उम्मीदवार करके खड़े रहेंगे। तो अगर 284 के आगे ईवीएम अगर वोट कर ही नहीं सकता, काउंट ही नहीं कर सकता और बैलेट डाल ही नहीं सकते हम लोग, तो ऐसे में इनको बैलेट से ही चुनाव करना पड़ेगा। ये आइडिया उसमें से आ गई। समझो इसमें से 10, 15, 100, 200 लोगों के फॉर्म रिजेक्ट भी कर देते, तो भी इतने 400, 500, 1,000 लोगों के फॉर्म रिजेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि फार्मर लोग एक गांव से दो खड़े हो रहे हैं और पैसा कहां से ला रहे 25,000 डिपॉजिट। तो उन्होंने ये आइडिया निकाली कि हर गांव से कोई 100 रुपए देगा, कोई 200 रुपए देगा, कोई 500 रुपए देगा, और ये ऐसे करके एक एक गांव के दो उम्मीदवार के लिए 50,000 इकट्ठा करेंगे। नहीं तो इनके पीछे भी ईडी वीडी लगा सकते हैं। तो इन्होंने काफी दिमाग लगाया और उन्होंने ये भी सोचा कि अगर कोई प्रॉब्लम आ गया तो हम लोग रीट पिटिशन कराएंगे सुप्रीम कोर्ट में। मैं तो ये कहता हूं कि जो इलेक्ट्रल बॉन्ड की सोच रखने वाली जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने इसकी भी खुद रीट लगानी चाहिए। सुमोटो रूट रीट करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के जज को भी होता है। क्यों ना, अगर हमारी डेमोक्रेसी को अगर बचाना है और ईवीएम के लफड़े से भी अगर हमको बचाना है, तो ये इलाज बहुत अच्छा इलाज, तो सामान्य लोगों ने लाई हुई जो आइडिया है, इस तरीके की आइडिया व्यवहारवादी और प्रैग्मेटिस्ट आइडियोलॉजी लोग ला सकते हैं। ये होता क्यों है? क्योंकि अगर डेमोक्रेसी में हर इंसान को इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रैटर्निटी का अधिकार अगर मिल गया, तो छोटे से छोटा इंसान भी बड़ी से बड़ी आइडिया लेकर आ सकता है। सोचो कि अगर एक मतदान क्षेत्र में 1,000 लोग, अगर महाराष्ट्र के 10 मतदान क्षेत्रों में तो उन्होंने डिसाइड भी कर लिया, और हो सकता है कि आने वाले 2-3 हफ्ते में उन्होंने डिसाइड कर लिया कि जैसे पर्चा खुलेगा भरने का लोकसभा का, तो 1,000 लोग वोट वोट के लिए खड़े रहेंगे मतदान क्षेत्र, चुनाव क्षेत्र में। तो इस वजह से महाराष्ट्र का तो पूरा बेड़ा पार हो जाएगा, वोट ही नहीं हो पाएगा। अगर हर स्टेट के हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अगर गरीब लोगों ने, मजदूर लोगों ने और आम लोगों ने यही आइडिया अगर इम्प्लीमेंट की, तो ईवीएम का आंदोलन भी रोका जा सकता है। इसकी बहुत बड़ी आइडियोलॉजी अभी आ चुकी है। जो हमको हजारों आंदोलनों से नहीं होता, वो कुछ चंद लोगों के और लोगों को इकट्ठा लाने के आइडिया से हो सकता है। इतना बड़ा आइडिया लोगों के बीच में से निकल पड़ा है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि ये प्रैग्मेटिज्म, इवोल्यूशन और प्रैग्मेटिज्म की जो आइडिया बाबा साहब ने, उन्होंने तो जीवन जीने के बारे में कहा कि बुद्ध ने इवोल्यूशन कैसे किया था प्रैग्मेटिस्ट आइडिया की। बुद्ध ने कभी ये नहीं कहा कि मैं कहता हूँ वो सुनो। वो तो कालाम सूत्र में सीधा कहते हैं, मैं कहता हूं इसलिए मत सुनो, परंपरा से चलती आई हुई आइडिया इसलिए भी मत सुनो, या किसी ग्रंथ में, किताब में लिखी हुई बात है इसलिए भी मत सुनो, या किसी पुरखों ने बताई हुई है इसलिए भी मत सुनो और मानो। लेकिन अगर ये बहुजनों के हितों की और सुखों की है और ये लॉजिकल थिंकिंग के ऊपर खरी उतरती है, तो ऐसी ही आइडियोलॉजी को, मेरी आइडियोलॉजी को आपने अडॉप्ट करना। इतनी व्यवहारवादी सोच तथागत बुद्ध की थी। इसलिए जॉन ड्वी जैसा दुनिया का बेहतरीन इंसान, फिलोसोफर, ये आइडियोलॉजी बताता है, और उसका चेला, उसका स्टूडेंट, जो कि दुनिया का मोस्ट जीनियस कोलंबियन है, दुनिया का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा और सबसे होशियार इंसान, जिसने दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान लिखा, उस बाबा साहब अम्बेडकर ने ये आइडिया, प्रैग्मेटिज्म की आइडिया लाई है। इस प्रैग्मेटिज्म की आइडिया को हमको समझना होगा। हो सकता है आने वाले समय में अगर विद पीपल के लोग, समन संघ के लोग इकट्ठा अगर आ जाएंगे, तो ये आइडियोलॉजी से हम ऐसी बहुत सारी आइडिया इमर्ज करा सकते हैं। क्योंकि किसी साइंटिस्ट बचपन में खोज लेकर पैदा नहीं होता। हमने देखा कि जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन आधुनिक दुनिया का सबसे बेहतरीन वैज्ञानिक है। उस आइंस्टाइन का कोटेशन है, वो कहते हैं कि द रिलीजन that will cope up with all scientific needs of modern cosmic world, that will be Buddhism. बुद्धिज्म ऐसा एक रिलीजन है कि आने वाले कॉस्मिक वर्ल्ड की सारी समस्याओं का निराकरण या समाधान करने की क्षमता बुद्धिज्म में है, ऐसा अल्बर्ट आइंस्टाइन का कथन है। और वो कहते हैं कि आई एम नॉट अ रिलीजियस मैन, बट इफ आई वेयर आई वुड हैव बीन बुद्धिस्ट। अगर मैं तो अभी किसी धर्म को बिलोंग नहीं करता हूँ, लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूं तो मैं सिर्फ बुद्धिज्म की आइडियोलॉजी को ही अडॉप्ट करूंगा, क्योंकि बुद्ध सुपर साइंटिस्ट है। इस दुनिया के सबसे बड़े और सबसे बेहतरीन सुपर साइंटिस्ट तथागत बुद्ध है। ये प्रैग्मेटिज्म की आइडियोलॉजी बाबा साहब ने हमको दी है। और हमने क्या किया पिछले 70 साल से? ना तो हमने बाबा साहब की सोच को हमारे दिमाग में डालने की कोशिश की। दिमाग में डालते भी कैसे? क्योंकि हम इकट्ठा नहीं है। हम सोचते तो है, लेकिन अलग अलग सोचते हैं। अलग अलग सोच करने से
मेरी आइडियोलॉजी लोगों के बीच में पहुंचती नहीं। और हो सकता है मैं जो कह रहा हूँ पूरा 100% सच नहीं हो, उसमें से और किसी मेरे दोस्त के मन में अगर कोई आइडिया आ जाती हो, दो आइडियोलॉजिकल आइडियाज इकट्ठा हो जाती है, तो उसमें से और एक सुंदर आइडिया या विचार निकल कर आ सकता है। तो ये प्रैग्मेटिज्म की, व्यवहारिकता की आइडियोलॉजी, ये बहुत जरूरी इस दुनिया को है। समन संघ यही सोच रखता है। समन संघ सोचता है कि क्यों लोगों को इकट्ठा ले आना है, क्यों लोग इकट्ठा आने से उनका बेनिफिट होगा। तो बेनिफिट ये होगा, 1000 प्रकार के लोग अच्छी अच्छी पॉजिटिव आइडियोलॉजी अगर एक जगह पर ले आते हैं, तो उसमें से आइडियोलॉजी की फसल आ सकती है। और इतनी अच्छी फसल आ जाएगी कि उसमें हमको किसी को पूछने की जरूरत नहीं, समस्या सामने आई कि उसका सोल्यूशन आएगा। क्योंकि बुद्ध का कोटेशन ही यही है। बुद्ध कहते हैं कि इंसान है आमतौर पर क्या करता है, समस्या से जड़ा ग्रसित रहता है। जैसे कोई समस्या है, खाने पीने की समस्या है, व्यवहार की समस्या है, नौकरी की समस्या है, बीमारी की समस्या है, या जाति पाति की समस्या है, तो वो सिर्फ समस्या के ऊपर ही सोचता है। बुद्ध ने कहा कि जो इंसान सिर्फ समस्या को सोचकर ही जीता है, वो कभी सक्सेस नहीं होता, उसको कभी सुख नहीं मिलता। तो उन्होंने सॉल्यूशन बताया कि समस्या एक जो है वो अंडरस्टैंड करने की चीज है। एक बार आप समझ लो कि मेरी मन की समस्या ये है, हमारे देश के मन की समस्या है कि जातिवाद है, वर्णवाद है, ऊंच नीच की भावना है, इक्वालिटी इनइक्वालिटी की समस्या है। ये सारी समस्याएं तो है, लेकिन हम इस समस्या में ग्रसित है। हम आए दिन बताते हैं मुझे लूटा, मुझे मारा। बुद्ध की गाथा भी अक्को चीम औजीम अजिनीम हासी में एतस उपनयंती वेर तेस न संपत्ति। मुझे मारा, मुझे लूटा, मुझे बरगलाया गया, मुझे गुमराह किया गया, जो ऐसे ही सोच में रहते हैं, उनको सब जीवन के सार नहीं मिलते। बल्कि वो लोग जो समस्या के सॉल्यूशन के रूप में सोचते हैं, समस्या आई उसको अंडरस्टैंड कर लिया और उसके सॉल्यूशन के ऊपर काम करना शुरू कर दिया, तो कहते हैं कि दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं हो। तो ये समस्या का समाधान निकलने वाली जो प्रैग्मेटिज्म की आइडिया है, बुद्ध से आई हुई आइडिया, जो जॉन ड्यूई ने पकड़ी, बाबा साहब ने भी पकड़ी, उस आइडियोलॉजी को इस देश को और इस दुनिया को इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। ऐसा है इवोल्यूशन ऑफ प्रैग्मेटिज्म इन इंडिया, ये किताब कहता है। तो ये समस्या, दो तीन समस्या हमारी आज की समस्या हम तुरंत सॉल्व कर सकते हैं, बट इसके लिए करना क्या होगा? तो एक आदमी के चिल्लाने से कुछ नहीं होता, लोगों को जमावड़ा तैयार करना पड़ेगा, लोग जोड़ने पड़ेंगे। एक ही विचार अगर एक अकेला आदमी कितना भी चिल्ला कर कहे, कोई मानेगा नहीं उसको, क्योंकि कहेगा पागल है, ऐसा कहता है, इसको क्या समझता है, ये तो नीचे वाला है, समाज में सबसे नीचे जाति का है, इसको क्या समझ में आता है। बाबा साहब के बारे में बहुत सारे ओबीसी के और उच्च वर्णीय लोग ऐसे ही सोचते हैं। उनको ये पता नहीं कि दुनिया में सबसे ज्यादा रिसर्च जिस इंसान के ऊपर चल रही है, तो उसमें कुछ होगा, इसीलिए तो चल रही होगी, लेकिन ये पता ही नहीं उनको। तो ऐसी बात है, अगर हम इसी आइडियोलॉजी को अगर ले ले और इकट्ठा आकर ले ले, तो ज्यादा प्रभावशाली हमारी आइडिया होगी, और इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हमारी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे सामने आ सकता है। समन संघ के सारे साथी अगर इससे गंभीरता से लेंगे, तो समन संघ के सामने कोई भी समस्या समस्या नहीं रहेगी। जैसे समस्या आई, हम लोग अलग से बात करेंगे। जो हमारे बहुत सारी नेटवर्क की कमिटीज है, कमिटियां है, उस कमिटियों में ले लाया जाएगा, और फिर यहाँ पर लाया जाएगा पोर्टल पर, और फिर हाउस में ला के उसके ऊपर कुछ निर्णय लिया जा सकता है। ऐसी बहुत सारी बातें हमारे सामने हैं, पर इसके लिए हमको प्रैग्मेटिक सोच रखनी होगी, व्यवहारवादी सोच रखनी पड़ेगी कि आज मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वही मैं करता रहूं। अगर आप गंभीरता से सोचेंगे, सारे भारत के 120 बहुजन लोग हैं जो समन लोग हैं, तो उनके सामने सबसे बड़ी समस्या का समाधान है इकट्ठा हो जाना। अगर ये लोग इकट्ठा हो जाते हैं, तो कोई भी समस्या इनके सामने रह नहीं सकती, चाहे वो इलेक्शन की समस्या हो, या किसी गवर्नमेंट चलाने की समस्या हो, या कोई स्कीम को इम्प्लीमेंट करने की समस्या हो, या जाति जाति धर्म के भेद को मिटाने की समस्या हो। हर समस्याओं की समाधान की चाबी हमारे हाथ में तो है, लेकिन जरूरी है कि हम लोग इकट्ठा है। हम लोग ये सोचते नहीं कि हम देने वाला समाज, हम लोग मांगने वाला समाज, ये इसी तरीके से सोच रहे। जिस दिन हम इकट्ठा हो जाएंगे, तब अपने आप हमारे बीच में आइडियोलॉजी इमर्ज हो जाएगी कि अरे हमको तो मांगना नहीं, हम तो देने वाले। क्योंकि इतिहास में हमने देखा कि हमने कभी किसी से मांगा नहीं। एक बेचारा समन किसी के घर के सामने जाकर भीख मांगता हो, ऐसा उदाहरण भारत के इतिहास में कहीं नहीं है।
बल्कि एक बेचारा वमन यानी ब्राह्मण दूसरों के दरवाजे पे खड़ा होकर भीख मांग रहा है, याचना कर रहा है। और सारे ग्रंथों की शुरुआत उनकी ऐसी होती है, एक बेचारा गरीब ब्राह्मण दूसरे लोगों के सामने याचना करता है। तो ये हमको देखना पड़ेगा कि हमारी हमारी क्या फिलॉसफी है, हमारा इतिहास क्या है, हमारे पुरखों ने क्या सीखा है। तो हमको प्रॉब्लम को नहीं सोचते सोल्यूशन के ऊपर सोचना चाहिए। और इसके लिए हमको संगठित होना होगा, इकट्ठा होना होगा। इकट्ठा होने से ही सारी समस्याओं का इलाज है। एक ही ये सारी समस्याओं पर, सारी बीमारियों का एक ही इलाज है, इकट्ठा हो जाना। तो चलो हम लोग इकट्ठा होने की कोशिश शुरू करते हैं। समन संघ ने तो अपनी ताकत दिखानी शुरू की है, और वो दिखा भी दिया 11 फरवरी को कि हम लोग किसी भी लोगों से कुछ भी पैसा ना लेते हुए, खुद के जेब से पैसा खर्चा करते हुए, और किसी पोस्टर्स, बैनर्स, फ्लेक्स या कोई स्पॉन्सर को नहीं रखते हुए हमने 5,000 लोगों को इकट्ठा करने की ताकत दिखाई। और पोर्टल से हम लोग लगभग 34-35 महीने से इकट्ठा हो रहा है, लगातार इकट्ठा हो रहे हैं, लगातार विचार साझा कर रहे हैं। इससे हमारे बीच में क्या होगा, तो हमारे बीच में ऊर्जा आ गई है विश्वास की। ये विश्वास की ऊर्जा ही हमको हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताने के लिए हमारे पास तैयार रहेगी हमेशा के लिए। बस हम इकट्ठा हो जाए। तो मैं यही कहता हूं कि जब जब जुड़ना है हमको, तब तब जीतना। जब जुड़ेंगे हम तभी जीतने वाले हैं। अगर आज सोचते हैं कि आने वाले 1.5 महीने तक हम लोग सारी संख्या में जुड़ जाते हैं, तो कोई किसी को मांगने की जरूरत नहीं है, हम जीत जाएंगे। यही बेसिक कंसेप्ट है समन संघ का, विद पीपल का। तो सारे विद पीपल समन संघ को हम सैल्यूट करते हैं। इस दिशा में काम करने वाले लोगों को हम नमन करते हैं। अगर मेरी बात से कुछ गलत निकला हो या किसी को कोई बात गलत लगी हो, तो समन संघ मुझे माफ करे। संगेयो खलितो दोषो, संघो खमतु तम्ममंग। जय भीम, जय बुद्ध, जय संविधान, संघं नमामि। संगम नमामि महासमार खड़गे सर, आपको मेरा संगम नमामि। संगम नमामि साहब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Excellent, sir. Excellent, excellent talk. Excellent. साधु साधु। बहुत बहुत साधुवाद। वीडियो कॉल बहुत अच्छा कंसेप्ट। अभी समर रमेश करते हैं सर का। बहुत बहुत साधुवाद सर, बहुत अच्छा लेक्चर डिलीवर करा सर ने, बहुत ही नॉलेजेबल। बहुत बहुत साधुवाद सर खटके सर। बहुत बहुत साधुवाद जी खटके भाई जी, सर। सभी समन साथियों को संघं नमामि। सर बहुत ही शानदार तरीके से आपने कॉन्सेप्ट रखा और बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। आपको बहुत बहुत साधुवाद। ईवीएम वाली जो जानकारी थी ना, वो सर बहुत बढ़िया है सर सर इसको इम्प्लीमेंट कराना शुरू कर दो। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं तो अब तो आज से ही शुरू हो जाऊंगा सर ये इसकी नॉलेज हमको मतलब सोसाइटी को देने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिससे जागरूकता जल्दी से जल्दी फैले। तो सर ये रिपीटेड लेक्चर फिर से अगेन एंड अगेन होने चाहिए आपके थ्रू सर। बहुत बहुत साधुवाद सर। संघ के पिता में खड़गे सर। जी